हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग हिंदी सेट नंबर 11 का। इससे पहले दोस्तों 10 सेट कर चुके हैं हिंदी का और 10 सेट कर चुके हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। आपको ये सारे वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इन सब का PDF लेना है दोस्तों, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और डेली का PDF प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट PDF होता है मैं वहाँ अवेलेबल कराता हूँ, उसका आप फ़ायदा उठाइए। तो आइए बात करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में। दोस्तों जो सेट नंबर 11 है तो इसमें 20 प्रश्न तो देखेंगे ही, जो कि आपके बिल्कुल नए पैटर्न पे होंगे। प्लस में इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों हम लोग, यानी कि 20 से कहीं ज़्यादा प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सीधे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न है, कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों उत्तर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप कॉपी में उत्तर करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मेरा वीडियो देखेंगे आप पेन कॉपी लेकर देखेंगे दोस्तों। जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर को ज़रूर शेयर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आइए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। प्रश्न था कि कान भरना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कान भरना मुहावरा का अर्थ होता है चुगली करना। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है दोस्तों कान भरना, यानी चुगली करना, शिकायत करना, ठीक है। ये सारे इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल के। धरती पर पैर न पड़ना का तात्पर्य क्या है। ये भी एक प्रकार का मुहावरा है दोस्तों। धरती पर पैर न पड़ना का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए है खुशामद करना, ऑप्शन बी विन्नति करना, ऑप्शन सी बहुत खुश होना, ऑप्शन डी कल्पना करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। धरती पर पैर ना पड़ना का तात्पर्य होता है बहुत खुश होना। यानी आप लोग इस मुहावरा का यूज़ करते हैं कि यार उसकी तो आजकल धरती पर पैर ही नहीं पड़ती है, मतलब आजकल वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं देखता है, बस अपने खुशी में लगा रहता है। तो इसका अर्थ दोस्तों होता है बहुत खुश होना, धरती पर पैर पड़ना मुहावरे का, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान क्या कहलाता है। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर पहुँच कठिन है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गम। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दुर्गम। जहाँ पहुँचना कठिन हो वह स्थान कहलाता है दुर्गम। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत की प्राचीन भाषा क्या है, ये आपसे जीके अफेयर्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो भारत की प्राचीन भाषा की बात करें दोस्तों तो वो है आपका संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत, ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है दोस्तों आपके सामने, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों हिंदी की एक विशिष्ट भाषा है ब्रज भाषा जिसको बोला जाता है। यह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में, या फिर काव्य भाषा के रूप में। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ ब्रज भाषा, जो कि हिंदी की एक विशिष्ट भाषा है। आप लोग ध्यान रखेंगे तकनीकी भाषा में प्रसिद्ध हुआ है ब्रज भाषा। बात करें दोस्तों ब्रज भाषा के बारे में तो यह उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। और यह भाषा तकनीकी भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्धि हासिल कर ली है। ब्रज भाषा कहाँ बोला जाता है यह भी इम्पोर्टेंट है। तो आप बोलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ब्रज भाषा, और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी बोली जाती है। आइए बात करते हैं अब अगले
सवाल का सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा। तो आप लोग को सत्याग्रह से गांधी जी के सत्याग्रह याद आ रहे होंगे, चंपारण सत्याग्रह। तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष चलाया था। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन था वो कब चलाया गया था। ठीक, आइए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद दोस्तों आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य प्लस आग्रह मिलकर क्या बना देगा दोस्तों, सत्याग्रह। तो याद रखेंगे सत्याग्रह का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। इस बार आपको बताना है बहिष्कार का संधि विच्छेद। आइए ऑप्शन को देखते हैं, बहि प्लस कार, बहिष प्लस कर ये तो गलत है, बहि प्लस अकार ये भी गलत है दोस्तों, बहि प्लस सकार ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहि प्लस कार। ध्यान रखेंगे बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, बहि प्लस कार। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का। सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उचित विकल्प से, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से खाली स्थान को भरना है। प्रश्न है भाषा के रिक्त स्थान से विचार प्रकट किए जाते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे भाषा के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माध्यम इसमें हम लोग भर देंगे। तो क्या बन जाएगा पूरा वाक्य, भाषा के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने दोस्तों, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। चलिए देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उचित विकल्प से। सवाल है भारत एक स्वतंत्रता खाली स्थान देश है। ऑप्शन है भक्त, पुजारी, सहिष्णु और प्रिय। तो आपको क्या लगता है इसमें से उत्तर, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे दोस्तों। भारत एक स्वतंत्रता प्रिय देश है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत एक स्वतंत्रता प्रिय देश है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें उचित विकल्प से। सवाल है मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी रिक्त स्थान है, महिमाशाली है। बहुतेरी ऑप्शन है, अधिकतर, अतिव या फिर अधिकाधिक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिव। अच्छा, अतिव मतलब होता क्या है, तो अत्यंत होता है दोस्तों। आप लोग सुने ना कि इसकी तो मुझे अत्यंत जरूरी है, अत्यधिक जरूरी है। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अतिव। मातृभूमि की तरह जन्मभूमि भी अतिव महिमाशाली है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का, और यह सवाल तो आपके पेपर में पूछा ही जाएगा दोस्तों, देशज शब्द, देशज शब्द, देशज शब्द। चलिए एक एक करके ये सारे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है। ऑप्शन है पाखी, चिरई, परिंदा, विहग। अच्छा, आप लोग को मैंने कितने वीडियो में बताया है कि देशज शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उसे देशज शब्द बोला जाता है। ये आपको ध्यान में अब आ गया होगा, क्योंकि मैं बार बार जब भी प्रश्न आता है तो मैं उसका डिफिनीशन भी और एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। तो देशज शब्द उसे बोलते हैं जो हमारे स्थानीय भाषा के अपने शब्द होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन अपने शब्द हैं। पाखी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, चिरई। चिरई किसको बोला जाता है, चिड़िया को बोला जाता है हमारे स्थानीय भाषा में। तो ध्यान रखेंगे देशज शब्द कौन हो जाएगा, चिरई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल का। सवाल है देशज शब्द है नारिकेल, ढाक, कुई या फिर ठोकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुई हो जाएगा दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ये कुई क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कुई उसको बोला जाता है जो जंगल में रहने वाले मनुष्य होते हैं दोस्तों, उनको कुई बोला जाता है। ये याद रखेंगे कुई का अर्थ। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। देशज शब्द है, ऑप्शन है मेघा, ओला, घाम या फिर उमस। तो दोस्तों इन सारे में देशज शब्द की बात करें तो वो आपका राइट आंसर सी में दिख रहा है, घाम। अच्छा, घाम किसको बोला जाता है हमारे स्थानीय भाषा में, तो धूप को दोस्तों बोला जाता है घाम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घाम जो है एक देशज शब्द है
आइए बात करते हैं अगले सवाल का। सवाल है आपके सामने, जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी दंडनीय, ऑप्शन डी जीवट। जो दंड पाने योग्य हो दोस्तों तो उसको क्या बोलेंगे? दंडनीय बोलेंगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। आशा करते हैं यह सवाल आप में से किसी भी छात्र का गलत नहीं हुआ होगा। तो जो दंड पाने योग्य हो उसको दंडनीय बोलते हैं। 74 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकिंचन किसको बोला जाता है दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकिंचन। हमको लगता है कि सेट 1 या 2 में करा चुके हैं अकिंचन के बारे में। जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। यानी जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अकिंचन एक शब्द में आप लोग बोल सकते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल को। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उपमा, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। यानी इन 4 ऑप्शन में से 3 तो पर्यायवाची शब्द है उपमा का, एक जो है वह इकलौता है और वह उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसको चुनना है। ऑप्शन है खाद, तुलना, मिलान या फिर सादृश्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर ए खाद। तो उपमा का पर्यायवाची शब्द खाद नहीं होता है, जबकि उपमा का पर्यायवाची की बात करें तो तुलना, मिलान और सादृश्य, ये तीनों के तीनों उपमा का पर्यायवाची शब्द है और खाद इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सवाल का। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है गुंडागर्दी करना, ऑप्शन बी गलत ढंग से कमाई, ऑप्शन सी बहुत कंजूस होना, ऑप्शन डी चर्म रोग हो जाना। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा 76 का ऑप्शन नंबर सी बहुत कंजूस होना। यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बहुत कंजूस होना। हमारा राइट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर क्या दे पाएंगे? फिर से मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छा, ये अलंकार क्या दोस्तों होता है आपको पता है? देखिए, अलंकार जो शोभा कारक पदार्थ को अलंकार बोलते हैं। ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जो पूरे वाक्य को दोस्तों शोभा बढ़ा दे उसे बोलते हैं अलंकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों रसन पमा अलंकार। अलंकार के भी कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? अगर आप लोग को इस पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इस पे वीडियो एक छोटा सा ला दूंगा जिससे आपको अलंकार के बारे में समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप समझ रहे हैं। आपको अगर इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रसनोपमा अलंकार हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चलिए, इसमें शुद्ध वर्तनी चुनना है तो ध्यान से पहले ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तिरस्कार जो है दोस्तों बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। बात करें तिरस्कार, ये भी गलत है। ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तिरस्कार, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तिरस्कार, यह हमारा बिल्कुल शुद्ध रूप है। कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं अगले सवाल का। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए खगेश, मघवा, पक्षीनाथ या फिर जात वेद। तो गरुड़ का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खगेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है खगेश, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द। और भी गरुड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद करेंगे? चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ। ध्यान रखेंगे, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द होता है हरियान। हरियान मतलब भगवान का यान, भगवान की वाहन। खगपति बोल सकते हैं, खगपति बोल सकते हैं।
सुपर्णा भी बोल सकते हैं, सुपर्णा। ये सारे गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है और आपको तो पता है अंतिम सवाल आपके लिए होता है। आज का सवाल एकदम आसान है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो कार्य करने वाला कर्ता है वह एक काम को समाप्त करता है और उसी समय दूसरा कार्य में शामिल हो जाता है, तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? जो पहले काम कर चुका है उस कार्य को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। इनमें से कोई नहीं, आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही सही उत्तर। और बात करें दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग स्कोर शेयर करेंगे तो अगले वीडियो में आपका भी नाम मैं लेने वाला हूं। तो बिल्कुल आपको स्कोर अच्छे से शेयर करना है। कितने प्रश्न आपके गलत हुए और कितने प्रश्न आपके सही हुए दोनों बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी दबाना है दोस्तों, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।